हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है सौरभ बारावाल और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन ऑन डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग। इससे पहले हम शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एफसीआई या सीसीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी ई बुक परचेज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर सीसीआई और एफसीआई दोनों का सिलेबस तो कवर होगा ही, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मटेरियल में आपको डेली पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएगी, लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ एडिशन में आपको कुछ पार्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश का भी प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट टाइम जब एफसीआई ने एजीएम के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था तो उस टाइम पर मिस्टर अश्वनी कुमार ने एग्ज़ाम क्रैक किया था और उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड की है कि कैसे उन्होंने एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ एग्ज़ाम क्रैक किया और कैसे एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल के रिसोर्सेज ने, कोर्सेज ने उनकी हेल्प की है और कैसे उन्होंने अपनी हार्ड वर्क के साथ वो एग्ज़ाम क्रैक किया है। प्लीज़ आप वो वीडियोस देखिए। अगर आपको एफसीआई के लिए प्रिपरेशन कर रही है तो आप हमारी ई बुक परचेज़ करिए और जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा, जो सिर्फ 999 में है, क्योंकि हमारे लिए आपका सिलेक्शन ज़्यादा मैटर करता है ना कि ये कॉस्ट। इसलिए हमने मिनिमम कॉस्ट के ऊपर आपको ये ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर वर्ड किस लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है? तो जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है और जो एग्रोनॉमी वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। उसके बाद है, एग्रीकल्चर वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड? तो क्या वो एग्रस है, एग्रोस है, एग्रिक है, एगर है? तो एगर वर्ड से एगर वर्ड है जो लैटिन वर्ड है जिससे एग्रीकल्चर वर्ड ड्राइव किया गया है। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? वो है 329 मिलियन हेक्टेयर। उसमें से कल्टिवेटेड एरिया कितना है इंडिया का? वो है 143 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, टोटल क्रॉप्ड एरिया कितना है इंडिया का? वो है 179 मिलियन हेक्टेयर। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है इंडिया की? वो है 136%। वो कौन सी ब्रांच है जो कि फ्रूट कल्टीवेशन से रिलेटेड है? वो है पोमोलॉजी। कल्टीवेटिंग क्रॉप्स को उस लैंड पे कंटिन्यूसली ग्रो करना अंटिल द लैंड वॉर्न आउट, मतलब जब तक वो लैंड बिल्कुल अपनी कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देती ग्रो करने की, यील्ड देने की, तब तक ग्रो करना। तो इस टाइप की क्रॉपिंग को क्या बोलते हैं? तो ये तीनों ही एक ही टाइप की कल्टीवेशन है जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। झूम खेती, एसर्टेज सिस्टम। उसके बाद है रूडिमेंट्री सिस्टम ऑफ सेटल्ड फार्मिंग विच इंक्लूड कल्टीवेशन, गैदरिंग और हंटिंग। कल्टीवेशन, गैदरिंग और हंटिंग, ये तीन जिसके अंदर हो उसका आंसर है सब्सिडरी फार्मिंग। ग्रो इट एंड ईट इट, ये प्रिंसिपल है किस टाइप की फार्मिंग का? जिसमें सिर्फ फैमिली के लिए क्रॉप रेज की जाती है, इतनी ही क्रॉप रेज की जाएगी कि उनकी फैमिली कंजप्शन के लिए यूज़ हो जाए, ना कि कमर्शियल बेसिस पे। तो उसका आंसर है सबसिस्टेंस फार्मिंग। इन द फार्मिंग कंप्राइजिंग द क्रॉप्स, एनिमल कंपोनेंट्स, फील्ड ग्रास हस्बेंड्री। सेम लैंड पे अगर हम एनिमल भी रख रहे हैं, क्रॉप भी लगा रहे हैं, ग्रास वगैरह के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका आंसर होगा मिक्स्ड फार्मिंग। एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग और एक होता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स क्रॉपिंग वो होती है जब हम 2-3 क्रॉप्स या तो सीक्वेंस में लगाएं या फिर एक ही सीज़न में एक ही लैंड के ऊपर सेम टाइम पे लगाएं, वो हो जाती है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स फार्मिंग क्या होती है? मिक्स फार्मिंग वो होती है जिसमें 2 या 3 फार्मिंग एक साथ की जाती है। उसके बाद फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड वेराइटीज़, जिसके अंदर हम क्रॉप सेलेक्ट करें, वैरायटी सेलेक्ट करें, सीड सेलेक्ट करें, ग्रीन मैन्योर का यूज़ करें, लेग्यूम लगाएं, क्रॉप रोटेशन करें और एनिमल भी रखें। इस टाइप की फार्मिंग को बोलते हैं एडवांस्ड फार्मिंग। अब कुछ हिस्ट्री से पार्ट आ गया है।
हिस्ट्री वाला पार्ट आ गया, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में भी आते हैं यहाँ से। तो वीट और बार्ली का कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ था? तो वीट और बार्ली का कल्टीवेशन सबसे स्टार्टिंग में सबसे ओल्डेस्ट है वो है 7500 BC। इससे पहले हंटिंग की जाती थी और हंटिंग से ही अपना पेट भरा जाता था, पर उसके बाद 7500 BC में वीट और बार्ले जैसी क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाने लगा। उसके बाद एक कॉटन के लिए कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ? कॉटन के लिए कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ 2300 BC में। कॉटन के साथ मस्टर्ड है और एक और कोई क्रॉप है, ये 3 क्रॉप्स 2300 BC में कल्टीवेशन करना स्टार्ट की गई। राइस का कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। राइस के लिए मैंने याद रखा है राइस 22, ठीक है, तो राइस का 2200 में कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। इसके बाद कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, ये तो क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं कि शुगर केन का कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ, वो है 1500 BC में। कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट कब स्टार्ट हुआ, ये है 1600 AD। अब BC के बाद AD स्टार्ट हो गया था। अब 1600 AD में क्या गवावा और पपाया और टोबैको, पोटैटो, ये सब भी ग्रो किए जा रहे हैं। उस टाइम पे ये सब कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई थी। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ नोन एज, सिल्क वॉर्म के रियरिंग को क्या बोलते हैं? क्या वो सिल्वी कल्चर होता है या सैरी कल्चर होता है? इसमें लोग काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिल्वी कल्चर क्या होता है? जब हम ट्रीज़ ग्रो करते हैं, किस पर्पज से? वुड पर्पज से, ठीक है, ट्री ग्रो करना, उसको बोलते हैं सिल्वी कल्चर। सैरी कल्चर होता है सिल्क वॉर्म रियरिंग। उसके बाद है द प्लान अकॉर्डिंग टू विच क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन इंडिविजुअल प्लॉट टू अटेन मैक्सिमम यील्ड। देखिए अब यहाँ पे एक प्लान की बात कर रहे हैं और कौन सी क्रॉप उस प्लान के अकॉर्डिंग कौन से प्लॉट पे लगाएंगे और जिससे कि हमें मैक्सिमम यील्ड मिलेगी, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रॉपिंग स्कीम। अब हम बात करते हैं रो इंटरक्रॉपिंग की। अब ये रो इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? ये इंटरक्रॉपिंग का एक पार्ट है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स एक साथ ग्रो की जाती है, वो भी रो में लगा के। तो अभी इसका एग्जांपल है ग्राउंडनट और रेड ग्राम। अब ये पूछा गया है कि जो रो इंटरक्रॉपिंग है उसमें ग्राउंडनट और रेड ग्राम को किस रेशो में लगाया जाता है? तो वो है 6:1, 6:1 में लगाया जाता है। इसी के साथ अभी एक स्ट्रिप क्रॉपिंग भी आ जाएगी इंटरक्रॉपिंग, उसमें भी यही एग्जांपल है, उसका भी बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोक्लाइमेटिक जोन आर क्लासिफाइड बाय। अब एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, क्लाइमेटिक जोन्स है और एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, ठीक है। जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो 2 एजेंसीज ने क्लासिफाई किए थे। एक है जो अपना प्लानिंग कमीशन और एक है अपना NARP, ठीक है। और जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है ये NABSS एंड LUP, ये इसने क्लासीफाई किया था। तो अभी ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। फर्स्ट इज एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर क्लासिफाइड बाय, वो है प्लानिंग कमीशन। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन है कितने? तो वो है 15। उसके बाद है सब एग्रो क्लाइमेटिक जोन, या फिर जो सेकंड टाइम हुआ था वो किसने क्लासिफाई किए थे? वो थे NARP ने। नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन, अब है एग्रो इकोलॉजिकल, ये थे एग्रो क्लाइमेटिक। एग्रो इकोलॉजिकल जोन है 20। उसके बाद है प्लानिंग कमीशन एग्रो क्लाइमेटिक जोन। प्लानिंग कमीशन ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन को किस बेसिस पे डिवाइड किया है? तो उसका आंसर होगा D, बोथ A एंड B। मतलब LGP मतलब लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड और क्लाइमेट। जिन स्टेट्स की या फिर जिन एरियाज की लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड और क्लाइमेट सेम हो, सिमिलर हो, मिलते जुलते हो, उस बेसिस पे जो प्लानिंग कमीशन है उसने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। वो भी कितने? एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15। और ये जो NARP 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन और 15, ठीक है।
उसके बाद है एग्रो इकोलॉजिकल जो रीजन्स आर क्लासिफाइड बाय, ये NBSLUP इसने किया था। इन रो इंटरक्रॉपिंग, अब हम रो इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी अकर्स इन रो इंटरक्रॉपिंग में जब हम ए क्रॉप को यहाँ पे लगा रहे हैं और बी क्रॉप को यहाँ पे लगा रहे हैं और ये एक ही फील्ड है, तो इसमें किस टाइप की, किस डायमेंशन में इंटेंसिटी हो रही है, तो ये स्पेशल डायमेंशन में हो रही है। एक ही स्पेस पे हम 2 क्रॉप लगा रहे हैं तो स्पेशल डायमेंशन में होगी। उसके बाद एक क्रॉप्स आर ग्रोन इन बिटवीन द रोज ऑफ ट्री। अब यही लगा लीजिए कि ये मान लेते हैं कि ये है ट्री, ये है ट्री और ये हमारी कोई क्रॉप है, जैसे हमें इसे सोयाबीन मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इन 2 ट्रीज़ के बीच में जो स्पेस है उसमें हमने एक रो क्रॉप की लगा दी, कोई जैसे सोयाबीन लगा दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्या हम इसको एले क्रॉपिंग बोलेंगे या हम इसको रिले क्रॉपिंग बोलेंगे? तो लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं रिले या एले। तो एले इसका आंसर होगा। जो बीच में जो एले, हम इसको बीच के गैप को बोलते हैं, इसको एले क्रॉपिंग बोलेंगे। इन स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, हमने रो इंटरक्रॉपिंग पढ़ी, उसके बाद है स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। ग्राउंडनट और रेड ग्राम जो उगाया जाता है इंटरक्रॉपिंग में, वो किस रेशो में उगाया जाता है? तो वो रेशो होगी इस केस में 6:4। आपने पीछे देखा था 1:6, सॉरी 6:1। कहाँ गया? पहले 6:1 था, अब 6:4 हो गया है। सेकेंड क्रॉप इज ग्रोन आफ्टर फर्स्ट रीचेज द रिप्रोडक्टिव स्टेज। यहाँ पे हमारा इसको क्या बोलते हैं? जब एक क्रॉप रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंच चुकी है और उसके बाद हमने दूसरी क्रॉप को उगाया है। ठीक है, तो इस टाइप की क्रॉपिंग को बोलते हैं हम रिले क्रॉपिंग, रिले। ठीक है, रिले रेस आपको पता ही है, जब एक बंदा एक पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो दूसरा बंदों को जो भी उसके हाथ में होगा पॉइंट वो उसको दे देगा और वो आगे बढ़ जाएगा। तो वही सेम इसी केस में है कि जब एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद दूसरा उगाया जाएगा। अनदर क्वेश्चन इज इन सीक्वेंस इंटरक्रॉपिंग इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग अकर्स। देखिए मैंने बताया था जो रो इंटरक्रॉपिंग थी, रो इंटरक्रॉपिंग, उसमें स्पेशियल इंटेंसिफिकेशन हो रहा था, स्पेशल डायमेंशन में इंटेंसिफिकेशन हो रहा था। जब हम सीक्वेंस इंटरक्रॉपिंग की बात करेंगे कि फर्स्ट सीजन में हमने लगा दिया राइस और सेकंड सीजन में हमने सेम ही फील्ड पे लगा दिया हमने वीट, तो ये होगा सीक्वेंस इंटरक्रॉपिंग और ये होगा टाइम में। रेजिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम रीग्रोथ आफ्टर हार्वेस्टिंग। एक बार क्रॉप हुई, हमने इसको हार्वेस्ट किया और ये यहाँ से ही नेक्स्ट टाइम रीजनरेट हो गई। ठीक है, अब इस टाइप की क्रॉपिंग को बोलते हैं हम रेटून क्रॉपिंग। ठीक है, ये हम किस में यूज़ करते हैं? वैसे शुगर केन में और कहीं कहीं पर राइस में भी ये यूज़ करते हैं। विच काइंड ऑफ लैंड कम्स अंडर एग्रीकल्चरल लैंड। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो किस टाइप के लैंड हम एग्रीकल्चरल लैंड मान सकते हैं? तो वो एरेबल लैंड होंगे, अंडर परमानेंट क्रॉपिंग होंगे, अंडर पास्चर परमानेंट पास्चर होंगे। तो ये सभी टाइप के हम मान सकते हैं एग्रीकल्चरल लैंड्स के अंदर। हाईएस्ट साल्ट अफेक्टेड एग्रोक्लाइमेटिक रीजन कौन सा रीजन है हाईएस्ट? तो वो है गुजरात प्लेन्स एंड हिल रीजन। ये है हाईएस्ट, ये है सेकंड हाईएस्ट और ये है थर्ड हाईएस्ट। तो गुजरात प्लेन एंड हिल्स रीजन है हाईएस्ट साल्ट अफेक्टेड, सेकंड हाईएस्ट है ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल रीजन और थर्ड हाईएस्ट है अपर गंगेटिक प्लेन रीजन। अपर गंगेटिक में आ जाता है अपना मेनली यूपी। इसके बाद है डीहल्मिंग इज डन इन। डीहल्मिंग किसके अंदर की जाती है? ये डीहल्मिंग की जाती है पोटैटो के अंदर। अब देखिए आपको पता है पोटैटो का पेड़ प्लांट कैसा होता है, ये रूट्स हैं इसकी और ये इसमें पोटैटो लगा हुआ है। ठीक है, जब ये पोटैटो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ के साथ कंप्लीट ग्रोथ हो चुकी है तो हम ऊपर से इसको काट देंगे ताकि
कोई भी बीमारी, कोई इंसेक्ट्स, कोई भी डिजीज़ ना लगे और लास्ट टाइम पे हमारी क्रॉप ख़राब ना हो। तो इसलिए हमको उस प्रोसेस को कहते हैं डीहल्मिंग। डीहल्मिंग। अब इससे मिलता जुलता वर्ड है डिनेवलिंग। डिनेवलिंग किस में की जाती है? डिनेवलिंग की जाती है बनाना के अंदर। और डिनेवलिंग होता क्या है? जो बनाना का जो फ्लावर होता है इस टाइप का होता है और उसके ऊपर से ये लीव्स होते हैं, फ्लोरल लीव्स होते हैं। और जब यहाँ पे सारे फीमेल फ्लावर पोलिनेशन के बाद स्मॉल बनानाज में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद यहाँ पे मेल पार्ट बच जाता है। तो मेल पार्ट का कुछ काम नहीं होता, तो उस टाइम पे उस मेल पार्ट को हटा देने को बोलते हैं डीनेवलिंग। ठीक है। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ इरीगेशन रिक्वायर्ड इन राइस? तो राइस में मिनिमम नहीं, एक ऑप्टिमम नंबर है 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनियल क्रॉप? क्या वो कॉटन है? नहीं। क्या वो मेज है? नहीं। पोटैटो? तो शुगर बीट एक बाइनियल क्रॉप है। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट इन डायरेक्शन ऑफ सनलाइट? सनलाइट की डायरेक्शन में प्लांट्स के रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? तो वो है फोटोट्रोपिज्म। फोटोसेंसिटिविटी क्या होती है कि सनलाइट से सेंसिटिव होते हैं कुछ प्लांट, मतलब किसी की जर्मिनेशन तभी होगी जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, किसी की जर्मिनेशन रुक जाएगी अगर उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी। जिसका एग्जांपल है अपना शायद अनियन एक ऐसा एग्जांपल है जो सनलाइट अगर पड़ेगी तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा या फिर कम होगा। उसके बाद है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। देखिए रिसर्च के लिए कहाँ पे है? नागपुर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी वाला कहाँ पे है? मुंबई में। टेक्नोलॉजी मुंबई, आप ऐसे याद रखते हैं, टेक्नोलॉजी मतलब कुछ नई चीज़, कुछ बेहतर चीज़, तो वो नई जगह, कुछ बेहतर जगह मुंबई में। रिसर्च कहाँ पे चल रही है? जहाँ पे मतलब थोड़ा सा पिछड़ी जगह है, तो वो है नागपुर। उसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इन विच ईयर ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट? मतलब वुमेन एम्पावरमेंट ईयर किस ईयर को गवर्नमेंट ने घोषित किया है? तो वो है अपना 2001। इसको बोलते हैं स्वशक्ति। ठीक है। द वर्ड एग्रोनॉमी ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? एग्रोनॉमी वर्ड मैंने बताया था ग्रीक से है और अपना एग्रीकल्चर वो लैटिन से है। उसके बाद है रेड सॉइल इन इज गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ? रेड सॉइल किसके कल्टीवेशन के लिए? वो है ग्राउंड नट की कल्टीवेशन के लिए। द वर्ड मेट्रोलॉजी ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? वो है ग्रीक। द फिजिकल स्टेट ऑफ एटमोसफेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम इज रेफर्ड एज? एक फिजिकल स्टेट एटमोसफेयर की एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, तो क्या हम उसे क्लाइमेट कहेंगे या फिर हम उसे वेदर कहेंगे? तो हम बोलते हैं आज वेदर अच्छा है तो वो वेदर होगा। क्लाइमेट क्या होता है कि अब गर्मियाँ चल रही हैं, अब सर्दियाँ चल रही हैं। लॉन्ग टर्म रिजाइम ऑफ एटमोस्फेरिक वेरिएबल ऑफ अ गिवन प्लेस और एरिया, मतलब लॉन्ग टर्म की बात हो गई एटमोस्फेरिक एक प्लेस या एक एरिया पे, उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। एंड प्रेजेंट इन परसेंटेज बाय वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली इन एटमोसफेयर? एटमोसफेयर एयर में नाइट्रोजन कितनी परसेंट प्रेजेंट होता है? तो वो है अपना 78%। यहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो है 20.9%। अगर आर्गन की बात करें तो वो है 0.03%। ये 3 इम्पोर्टेंट है बस। वैसे तो अदर्स में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 3 है। क्लाउड्स, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन्स अकर्स इन विच स्पेयर? तो ये उस स्पेयर में आएंगे जो सबसे ज़्यादा डेंस होगा। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि कौन सा स्पेयर सबसे डेंस है? तो वो है अपना ट्रोपोस्फेयर, जो कि अपना फर्स्ट स्पेयर है, जो कि अर्थ सरफेस से कुछ 14 to 16 किलोमीटर की हाइट तक है। उसके बाद है मीन हाइट ऑफ
ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम सी लेवल। देखिए एक क्वेश्चन आ चुका है, 14 आंसर है इसका। विच लेयर इज नोन एज सीट ऑफ वेदर। मैंने बताया कि ये सब वेदर फिनोमिना कहाँ पे होगा, जहाँ पे डेंस एटमॉस्फेयर होगा, तो वो है अपना ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को हम बोलते हैं सीट ऑफ वेदर। ऑन इंक्रीज इन हाइट इन ट्रोपोस्फेयर, टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम ट्रोपोस्फेयर में हाइट इंक्रीज करेंगे, तो वो डिक्रीज होगा। हमें पता ही है जब हम अपने ये हरियाणा दिल्ली साइड से जब हम हिमाचल जम्मू की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ऐसे ही जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर हमारे इसी प्रिंसिपल पे बेस है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है जब हम हाइट पे जाते हैं। मीन फेज लैप्स रेट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर का मीन लैप्स रेट क्या है, वो है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अब बात करते हैं, इन विच लेयर अबाउट 75% ऑफ टोटल गैसेज एंड मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट। मैं इसी डेंसिटी की बात कर रहा था कि जिसके अंदर मोर देन 75% गैसेज प्रेजेंट होगी अपने पूरे एटमॉस्फेयर की, उसमें मॉइस्चर मोर देन 75% और डस्ट पार्टिकल भी सबसे ज़्यादा होंगे, तो वो कौन सा है, अपना ट्रोपोस्फेयर। विच लेयर इज नोन एज सीट ऑफ फोटोकेमिकल। देखिए सीट ऑफ फोटोकेमिकल, वो थी हमारा सीट ऑफ फिनोमिना। तो ये जो सीट ऑफ फोटोकेमिकल्स हैं, सीट ऑफ फोटोकेमिकल्स, ये किस लेयर को बोलते हैं हम, सीट ऑफ फोटोकेमिकल बोलते हैं हम बी, स्ट्रेटोस्फेयर के। ऑन इंक्रीज इन हाइट, स्ट्रेटोस्फेयर जैसे जो ट्रोपोस्फेयर था उसमें हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता था, पर जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसके अंदर हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। विच स्फेयर इज नोन एज कीमोस्फेयर। मैंने बताया था सीट ऑफ फोटोकेमिकल स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं, तो कीमोस्फेयर किसको बोलेंगे। हमारा ट्रोपोस्फेयर हो चुका, कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रेटोस्फेयर कंप्लीट हो चुका है, तो थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर बचा है। मीजोस्फेयर को हम बोलते हैं कीमोस्फेयर, और जिसको हम ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मीजोस्फेयर लेयर द टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट एट अ रेट ऑफ। हमने मीन लैप्स रेट पढ़ा था, मीन लैप्स रेट जो वहाँ पे 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर था, पर जब हम मीजोस्फेयर के अंदर आते हैं तो ये लैप्स रेट डिक्रीज हो जाता है और ये बनता है 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कोल्डेस्ट रीजन इन द एटमोसफेयर विद टेम्परेचर रीचिंग द लोवेस्ट, जब -95 डिग्री सेल्सियस, ये किस रीजन में प्रेजेंट होगा, ये अपने मीजोस्फेयर में प्रेजेंट होगा। आयोनोस्फेयर ऑल्सो नोन एज, तो ये है थर्मोस्फेयर। हमारा ट्रोपोस्फेयर कवर हो गया, इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर कवर हो गया, उसके बाद मीजोस्फेयर कवर हो गया, अब है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर बोलते हैं। जैसे कि मीजोस्फेयर को ओजोनोस्फेयर बोलते थे, वैसे ही थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर बोलते हैं। अब रेनफॉल की बात करते हैं। रेनफॉल इज, अगर हम सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन की बात करें, सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन, तो उसमें रेनफॉल कितनी होती है, वो होती है 500 से 750 mm के बीच में। अब सबसे पहला कौन सा केस होता है, वो होता है एरिड। दूसरा केस कौन सा होता है, सेमी एरिड। जो एरिड होता है उसमें लेस देन 500 mm होती है, और जो सेमी एरिड होती है वो होती 500 to 750 mm। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर। फाइबर अब दो हैं, एक है कॉटन और एक है जूट, तो इनमें से गोल्डन फाइबर कौन सा है, वो है जूट। द टर्म सोइल एम्पावरिजमेंट, ये किससे रिलेट करती है, तो ये होती है गेटिंग वेरी डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट। जो सॉइल दिन ब दिन प्लांट न्यूट्रिएंट के केस में डेफिशिएंट होती जा रही है उसको बोलते हैं, उसके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जूट इज सिग्निफिकेंटली कल्टिवेटेड, तो
तो उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलर का टैग यूज किया जाता है सर्टिफाइड सीड बैग्स के लिए? एक होता है न्यूक्लियर सीड, एक होता है सर्टिफाइड सीड। जो सर्टिफाइड सीड है उसके लिए हम ब्लू कलर का टैग यूज करते हैं, न्यूक्लियर सीड के लिए गोल्डन कलर का टैग यूज करते हैं। अब प्रेजेंट टर्म के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे जो कि आजकल करंट अफेयर्स में भी चले हुए हैं। कल्टीवेशन ऑफ हींग की बात करते हैं तो ये किस स्टेट में रिसेंट में स्टार्ट हुआ है? तो उसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। सैफरॉन की बात करें जो अभी रिसेंट में किस स्टेट में डेवलप किया गया है, किस स्टेट में चलाया गया है? तो उसका आंसर है सिक्किम। Which one of the following term describe the practices of growing two or more crop simultaneously on the same piece of land? इनमें से कौन सी वो टर्म है जो यूज़ की जाएगी इस केस के लिए कि एक लैंड पे साइमल्टेनियसली एक के बाद एक क्रॉप लगाई जाएगी? उसका आंसर है मिक्स क्रॉपिंग, ना कि क्रॉप रोटेशन, ना ही इंटरक्रॉपिंग, ना ही मिक्स्ड फार्मिंग। इंटरक्रॉपिंग हो सकता है पर उससे बेस्ट आंसर है मिक्स क्रॉपिंग। Dryland farming in India is largely confined to areas with rainfall less than। अब ड्राई लैंड फार्मिंग मैंने बताया था एरिड और सेमी एरिड। अब इन्हीं के केस से निकला है ड्राई फार्मिंग और ड्राई लैंड फार्मिंग। जो ड्राई लैंड फार्मिंग है उसके अंदर रेनफॉल होती है 75 सेंटीमीटर से कम। Monoculture is deficient characteristics of which of the following? Monoculture is a distinct characteristics of which of the following? तो मोनोकल्चर आपको नाम से पता चल रहा है, मोनो प्लस कल्चर मतलब एक ऐसा कल्चर जिसमें एक ही सोल क्रॉप ग्रो की जाएगी। उसका एग्जांपल होगा कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल मतलब जो कि बल्क में प्रोड्यूस की जाती है और सिर्फ बेचने के लिए यूज़ की जाती है, तो वहाँ पे मोनोकल्चर ही किया जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का जो नाम है पोडियस, ये किस स्टेट में यूज़ किया जाता है? तो वो है उड़ीसा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया? अब इनमें से कौन सी क्रॉप हम एज अ कमर्शियल क्रॉप यूज़ नहीं करते हैं? देखिए, शुगर केन क्रॉप कैश क्रॉप है, जूट कैश क्रॉप है, टोबैको कैश क्रॉप है। मेज़ की बात करें तो मेज़ को हम कमर्शियल क्रॉप के रूप में अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, मेनली हम वीट और राइस यूज़ कर रहे हैं, तो आंसर होगा मेज़। द मेन कोज ऑफ लीफ मोटल डिजीज़, लीफ मोटल डिजीज़ का मेन कोज कौन है? वो भी सिट्रस के अंदर। तो वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? वो है जिंक की डेफिशिएंसी से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन रबी एज वेल एज इन खरीफ? तो आपको हमेशा जब आप पढ़ते होंगे तो आपको कन्फ्यूज़न रहती होगी कि ये क्रॉप रबी में भी पड़ी है और ये क्रॉप खरीफ में भी पड़ी है। तो ये वहीं 4 क्रॉप्स हैं, 5 क्रॉप्स हैं जिनको हम रबी में भी उगा सकते हैं और खरीफ में भी उगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है मेज़, तो मेज़ दोनों में उगाते हैं। जवार भी जो कि कुछ स्टेट्स में उगाते हैं, उड़द जो कि ब्लैक ग्राम बोलते हैं, मूंग जिसको ग्रीन ग्राम बोलते हैं, और ग्राउंड नट, इनको हम रबी और खरीफ दोनों में उगाते हैं। बस फ़र्क ये है कि कुछ स्टेट्स में ही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फार्मिंग इज़ और आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? इनमें से कौन से मेथड है जिनको हम बेस्ट एज अ बेस्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए? तो क्या वो मिक्स्ड फार्मिंग है, क्या वो इंटरक्रॉपिंग है, क्या वो क्रॉप रोटेशन है? क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग और इंटरक्रॉपिंग, ये तीनों ही ऐसे मेथड है जिनको हम एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। तो आंसर होगा ऑल। द लीफ कर्ल डिजीज़ इन चिली, टोबैको, पपाया एंड टोमेटो, ये किन की डेफिशिएंसी से होता है या फिर किस वायरस की वजह से होता है? इनका कोज क्या है? तो आंसर है वायरस बोर्न डिजीज़ है ये सारी। लीफ कर्ल जितनी भी होगी
या फिर येलो मोजैक की बात करें तो ये सब वायरस से है। अर्कासोमा, अर्का तृष्णा, ये किसकी वैरायटी है? तो ये ग्रेप्स की वैरायटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड? तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है? ये है इंडिया। अगर हम यही बात करते कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो वहाँ पे आंसर हो जाता चाइना। 81 क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग? बहुत से लोगों ने बायोचार वर्ड आज पहली बार सुना होगा। तो बायोचार यूज़ किया जाता है एज अ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग अभी इतना पॉपुलर नहीं है। लोग यूज़ कर रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में पिलर्स के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए। व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, इट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एज अ मीडियम यूज़ किया जाता है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बढ़ा देता है। इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, इट एनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब इसके 3 बेनिफिट्स हो गए। नंबर 1, एज अ मीडियम यूज़ कर रहे हैं, सॉइल यूज़ ना करके। नंबर 2, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ बढ़ा दे रहा है। नंबर 3, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ा दे रहा है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सिट्रस। अब सिट्रस के जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो है नागपुर। नागपुर में एक और क्या प्रेजेंट था? वो था CCI, मतलब कॉटन कॉरपोरेशन का रिसर्च सेंटर, ना कि टेक्नोलॉजी सेंटर। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज़ लोकेटेड इन, वो है वाराणसी में। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे है वेजिटेबल का, तो आपको बताना है घरोंडा, करनाल। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एग्रीकल्चरल सॉइल रिलीजेज नाइट्रोजन ऑक्साइड इन इन्वायरमेंट, बिल्कुल ठीक है। कैटल्स रिलीजेज अमोनिया इनटू इन्वायरमेंट, ये भी ठीक है। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू द इन्वायरमेंट, बिल्कुल ठीक है। पोल्ट्री का जो एक्सक्रीटा होता है वो सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं न्यूट्रिशियस होता है, पर इसका एक वीक पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट भी है कि वो बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपनी न्यूट्रिटिव कैपेसिटी को, न्यूट्रिटिव वैल्यू को लॉस कर देता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड इन वाराणसी, सॉरी दोबारा रिपीट हो गया है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग NBSSLUP इज, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये है नागपुर में, ये भी नागपुर में। अब जो NBSSLUP है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, इसने क्या किया था? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्या कि इसने क्लासिफाई किया था एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स को, लॉजिकल जोन्स को। उसके बाद है मूसा पैराडिसिका इज अ बोटेनिकल नेम ऑफ, तो ये है बनाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनका हम यूज़ करते हैं सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, या फिर जो सोइल्स में न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको, जो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स हैं उनको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो कि प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म हो, ताकि प्लांट उनको ईजिली अब्जॉर्ब कर सके। तो राइजोबियम, बिल्कुल ये एक बैक्टीरिया है और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, सेम वही काम है, ये एल्गी है नाइट्रोजन फिक्सिंग में। अजोला, ये भी काई है जो कि न्यूट्रिटिव भी है। अजोला एज अ फीड भी यूज़ किया जाता है अपने कैटल्स के लिए। तो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा 4। पूसा RH10 इज़ अ हाइब्रिड वैरायटी है, ये किसकी वैरायटी है? ये है व्हीट की। ड्वार्फनेस इन सुगरकेन इज कोज्ड बाय, वायरस की वजह से। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक्स कम्बिनेशन विद सेल ऑफ द रूट्स ऑफ, तो पल्सिस के अंदर ये राइजोबियम जो होता है ये पल्सिस के रूट्स के अंदर नोड्यूल्स बना देता है
और उसके बाद नाइट्रोजन फिक्स करता है। फ्रूट्स क्रैकिंग डिजीज इन पोमोग्रेनेट इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, वो है बोरोन। अब फ्रूट क्रैकिंग एक किस में होता है, अपने टोमेटो में भी होता है, टोमेटो। हाउ मैनी लेबोरेटरीज ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स टेस्टिंग हैव बीन रिसेंटली सेट अप बाय एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपीडा। तो आंसर है 150 लेबोरेटरीज अभी रिसेंटली सेटअप हुई है, जो कि अपीडा ने सेटअप करवाई है। 94th क्वेश्चन, सुप्रभा और सुरभि इज अ वेराइटी ऑफ, ये है जिंजर की वेराइटी। मॉरिशियस पवन इज अ वेराइटी ऑफ, ये है बनाना की। ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं। हु डिटरमाइंस द मिनिमम सपोर्ट, एमएसपी, एमएसपी कौन डिटरमाइन करता है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, CACP, ये डिसाइड करता है, ना कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिसाइड करने वाला यही है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिक्लेयर्स जैक फ्रूट एज द ऑफिशियल स्टेट फ्रूट। ऑफिशियल स्टेट फ्रूट जैक फ्रूट किस स्टेट ने माना है, वो है केरला। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि पाइनएप्पल, किस स्टेट ने पाइनएप्पल को अपना स्टेट फ्रूट माना है, कमेंट सेक्शन में बताना। विच ऑफ द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज सूटेबल फॉर वाटर लॉग्ड सॉइल। वाटर लॉग्ड सॉइल के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है या फिर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। तो अगर हम एज अ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करें तो वो होगा अमोनियम सल्फेट, क्योंकि अमोनियम सल्फेट ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रेट बनेगा और फिर उसको अपटेक कर लेगा राइस प्लांट। लीफ ड्रॉप डिजीज इन पीच इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से लीफ ड्रॉप डिजीज हो जाती है पीच के अंदर। लास्ट क्वेश्चन, इन एग्रीकल्चर सेंसेस द ऑपरेशनल होल्डिंग आर कैटेगराइज्ड इन 5 क्लासेस। फार्मर विद लैंड होल्डिंग ऑफ 4 to 10 हेक्टेयर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, तो वो आते हैं मीडियम कैटेगरी में। इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप हमारी FCI की ई-बुक को परचेज़ कर सकते हैं 999 में। उसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर। थैंक यू।